तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है परमाणु, अणु एवं आयन चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने परमाणु एवं अणु पर वीडियो बना करके मैं अपने YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो को आप लोग देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इन्हें अवश्य देख लें। तो दोस्तों, आज हम इन अध्याय को एक नए और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो इसको एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिना समय को व्यतीत किए चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम पहला टॉपिक हमारा होगा आज आयन। आयन क्या होते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आवेश युक्त कण को हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। कहने का मतलब कि किसी भी एलिमेंट, चाहे वह धातु होगा या अधातु होगा, पर प्लस या माइनस आवेश होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम आयन बोलेंगे। अगर Na+ लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये आयन है। कौन सा आयन है? सोडियम आयन है। जैसे Cl- है, Cl- क्या है? आवेश है। किसका? क्लोरीन का। तो हम कहेंगे क्लोरीन आयन है। क्या है? क्लोरीन आयन है। जैसे हम बोल दिए Ca++, कहने का मतलब कैल्शियम आयन है। ठीक है दोस्तों, और प्लस और माइनस जो बोलते हैं ये आपका आवेश कहलाएगा, जबकि ये सभी आपका कहलाएगा क्या दोस्तों? ये सभी आपका कहलाएगा आयन कहलाएंगे। जबकि प्लस और माइनस जो आप देखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, एक है प्लस और दूसरा क्या है? माइनस। तो आप बोल सकते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक पर है धन आवेश, तो बोलिएगा कि धन आयन। पहला क्या होगा? धन आयन, और दूसरा क्या होगा? ऋण आयन। तो समझिएगा कि धन आयन क्या होते हैं और ऋण आयन क्या होते हैं। तो कहिएगा कि जिस कण पर धन आवेश रहता है उसे हम धन आयन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, Na+, K+, Mg+, Ca++, क्या है? प्लस आवेश है, धन आयन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? धन आयन बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, और हमारा दूसरा क्या है? ऋण आयन। तो कहेंगे कि जिस कण पर ऋण आवेश होता है, क्या होगा? ऋण आवेश होगा। ऋण मतलब माइनस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऋण आयन बोलेंगे। जैसे Cl-P-, ठीक है, S-, O-, N-, इत्यादि आपका क्या कहलाएगा? ऋण आयन कहलाएगा। तो दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि किसी भी एलिमेंट पर प्लस है आवेश तो वह एलिमेंट कहलाएगा आपका धातु, जबकि अगर किसी भी एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज है, माइनस का सिंबल दिया गया हो, तो समझिएगा वो आपका क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन्हें अवश्य समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में, जो विभिन्न एग्जामों में ये ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, समझने से पहले मैं आपको कुछ बातों को समझा देना चाहता हूं जिससे जो है आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही आसान लगे। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शायद जानते होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है Z, यहाँ लिखा हुआ है A। ये एक एलिमेंट है, ये एक तत्व है। ठीक है, और Z हुआ इस तत्व का परमाणु संख्या, और ये क्या है? इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान हुआ। ठीक है, और हम बोलेंगे कि न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटाते हैं तब न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल A से। दोनों कैपिटल E है। ठीक है, और N बराबर A- Z होता है। इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, समझिएगा समस्थानिक बोलिए या आइसोटॉप्स बोलिए। दोस्तों, याद रखिएगा, क्या बोला? समस्थानिक या आइसोटॉप्स है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में बोलता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं या आइसोटॉप्स किसे कहते हैं। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। समझिएगा, कहता है कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु
जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान हो, असमान मतलब अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। समस्थानिक में एक ही एलिमेंट होगा, चाहे वह हाइड्रोजन होगा चाहे वह ऑक्सीजन होगा, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों कि यहाँ यूरेनियम है, यू एक ही एलिमेंट है, ठीक है। इसका देखिए परमाणु संख्या, जैसे किसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ये है परमाणु संख्या, ये भी परमाणु संख्या, ये भी परमाणु संख्या है। क्या है? आपका समान है, क्या है? इक्वल है। लेकिन क्या परमाणु द्रव्यमान जो है ए, परमाणु द्रव्यमान क्या समान है? समान आपका नहीं है, असमान है। इसलिए इन सभी को हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे दोस्तों। जैसे आप याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि बोलेगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप बोलेगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रोटियम, जिसका होता है सूत्र H1 दूसरा है ड्यूटेरियम H1 2 क्या है? द्रव्यमान, 1 क्या है? परमाणु संख्या। और तीसरा क्या है आपका? ट्राइटियम देखिए H1 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार का एलिमेंट है। इसमें देखिए परमाणु संख्या एक और 1 है, परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है देखिए 1 2 3 क्या है? अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं समभारिक क्या होता है। समभारिक, सम मतलब क्या होता है? समान, भार मतलब द्रव्यमान, भार मतलब द्रव्यमान, मतलब भार क्या होगा? समान होगा, ठीक है। अब परमाणु संख्या असमान होगा। समझिएगा क्या कहता है? समभारिक, इसको बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। समभारिक किसे कहते हैं या आइसोबार किसे कहते हैं? दोनों एक ही हुआ। तो आप बोलिएगा कि विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान हो, अलग अलग हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? समान हो। परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। समभारिक में जो एलिमेंट होगा वह अलग अलग होगा, जबकि समस्थानिक में परमाणु जो होगा, जो एलिमेंट होगा वह समान होगा। तो समझिए दोस्तों, आपका देखिए आर्गन है, पोटासियम है, कैल्शियम है, क्या एलिमेंट असमान है, अलग अलग है। इसमें देखिए जो आपका परमाणु द्रव्यमान क्या है? आपका समान है, इक्वल है, जबकि परमाणु संख्या क्या है? असमान है। असमान है कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। अब हमारा लास्ट है सम न्यूट्रॉनिक, जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। समझिएगा कहता है कि विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। नाम से यह स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। समान क्या होगा? न्यूट्रॉन। किसमें? परमाणु के नाभिक में, उसे हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। सम न्यूट्रॉनिक में भी जो एलिमेंट होगा, जो तत्व होगा, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ये इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इसका परमाणु संख्या देखिए 14 15 16 30, द्रव्यमान 30 31 32 क्या दोनों असमान है, लेकिन हम क्या बोले? न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? A-Z। अब देखिए कि सिलिकॉन में n बराबर क्या होगा? आप जानते हैं कि A-Z होता है, A का मान 30 माइनस 14 बराबर कितना हुआ? 16 हुआ, ठीक है। अब बताइए फास्फोरस में n बराबर क्या होगा? A-Z, मतलब A का मान कितना है? 31 है, और Z का मान कितना है? 15 है। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः देखिए दोस्तों, सल्फर में अगर हम बोले तो सल्फर में भी n बराबर क्या हो जाएगा? A-Z, A का मान कितना? 32 और माइनस Z का मान 16 बराबर कितना आएगा? 16। देखिए न्यूट्रॉन का मान कितना है? 16 और 16 दोनों तीनों क्या है? समान है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इन सभी को क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि समान आया न्यूट्रॉन का मान, इसलिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक को अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम देखते हैं सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा मूलानुपाती सूत्र और सरल सूत्र। सरल सूत्र को बोलते हैं दोस्तों सिंपल फॉर्मूला, और मूलानुपाती सूत्र को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला इंग्लिश में। समझिए ये होता क्या है?
ये कहता है कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को जब न्यूनतम अनुपात से दर्शाया जाता है तब उसे सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों हमारा ये है कि कोई भी कंपाउंड दिया होगा, उस कंपाउंड में उपस्थित विभिन्न तत्व जो होगा, अलग अलग जो एलिमेंट होगा, उस अलग अलग एलिमेंट में आपको देखना है कि सबसे कम परमाणु किसमें है। उस कम वाले परमाणु को उठा करके सभी परमाणु मतलब विभिन्न तत्वों के परमाणु में क्या करना है, भाग दे देना है। जैसे देखिए C2H4O2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो आप देखिए कि C है, H है और O है, इस कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट है, तो सबसे कम परमाणु किसमें है, C में भी 2 है और O में भी 2 है, H में 4 है, तो 4 की अपेक्षा 2 क्या है, कम है। तो 2 यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, ले लिए हम 2 ले लिए और 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग कर दिए तो क्या बचेगा C1 H2O1। कहने का मतलब दोस्तों CH2 और O, चूंकि A का कोई मायने नहीं होता, तो हो गया हमारा C2H4O2 का हमारा हो गया मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला और सिंपल फॉर्मूला CH2O। ठीक है, जैसे कि बेंजीन हो गया C6H6, इसका क्या होगा, तो कहिएगा कि इसमें सबसे कम 6 दोनों बराबर है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 बराबर है, तो किससे भाग करेंगे, तो 6 से ही हम भाग कर देंगे। अगर 5 होता यहाँ पर 5 होता या 5 यहाँ पर होता तो हम 5 से करते, 5 है नहीं, दोनों बराबर है, तो हम 6 से ही भाग करेंगे, 6 से ही भाग कर देंगे। तो क्या बचेगा दोस्तों C1H1, कहने का मतलब CH हो जाएगा। कहने का मतलब बेंजीन जो है C6H6 का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। और हमारा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बोलिएगा कि इसमें 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा H1O1 मतलब HO हो गया। तो दोस्तों आप देख लिए कि मूलानुपाती सूत्र को हम क्या किए, न्यूनतम अनुपात से हम दर्शा दिए। अब हम देखते हैं कि अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल और जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को जब वास्तविक अनुपात से दर्शाया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र बोलते हैं। कहने का मतलब कोई कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में वह एलिमेंट कितना बार है, उसमें कितना परमाणु उपस्थित है, जब उसको आप एक निश्चित अनुपात में दर्शा दीजिएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र। जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिखा है CH3COOH एसिटिक अम्ल है, तो इसका बोलेगा कि अणुसूत्र क्या होगा या रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्या बोलेगा, C देखिए कितना है, C आपका 1 C मतलब 1 परमाणु, यहाँ भी 1 परमाणु, कहने का मतलब कुल 2 परमाणु, तो हो गया C2। H देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, कितना हो गया, H हो गया 4 हो गया। और आपका O कितना हो गया, O मतलब O2 हो गया, 1 परमाणु और 1 परमाणु, 2 परमाणु, तो इसको हम O2 2 परमाणु से हम दर्शा दिए। तो ये आपका कहलाएगा क्या, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है, या केमिकल फॉर्मूला कहलाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ C कितना है, 2, ठीक है, और नहीं है C तो हम लिख देंगे यहाँ पर C2। H यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 है, कुल कितना होगा, H 6 हो जाएगा, और O सिर्फ 1 है तो यहाँ लिख दीजिए O, तो यही आपका कहलाएगा क्या, MF कहलाएगा, मतलब अणुसूत्र कहलाएगा। और आपका यहाँ है COOH, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसको आप क्या कीजिएगा, C कितना है, C 2 है, 1 C और 1 C, ठीक है, और O कितना है, 4 है, H कितना है, 2 है, इसको वास्तविक अनुपात से दर्शा दीजिए, मतलब कितना परमाणु, कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, इसको आप दर्शा दीजिए। तो C कितना है, C 2 है, और O कितना है, O 4 है, H कितना है, H 2 है, तो इसी को हम बोलेंगे इस पदार्थ का क्या, MF मतलब अणुसूत्र, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र को बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में बता दिए हैं।
देख लीजिए, एक बार मैं भी बता देता हूँ, मूलानुपातिक सूत्र और अनुसूत्र में क्या अंतर है। आप लोग जानते हैं कि मूलानुपातिक सूत्र में क्या होता है कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को जब हम न्यूनतम अनुपात से दर्शाते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे। न्यूनतम अनुपात से दर्शाते हैं तब उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जबकि अनुसूत्र में क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित या किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को जब वास्तविक अनुपात से दर्शाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, हम अनुसूत्र बोलते हैं। तो यही आपका क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मूलानुपातिक सूत्र और अनुसूत्र में क्या संबंध होता है। तो देखिएगा कि लिखा गया है कि किसी यौगिक का अनुसूत्र या तो उसके मूलानुपातिक सूत्र के बराबर होगा या उसका सरल गुणक होगा। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अनुसूत्र बराबर होगा n गुना मूलानुपातिक सूत्र, या बोल सकते हैं कि अनुसूत्र बराबर मूलानुपातिक सूत्र का होल n आप बोल सकते हैं। जहां आप जो हम बोले n बोले हैं वो n जो है ना कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात n बराबर 1 2 3 4 5 so on इस तरह से जाते रहेगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो लिखा गया मूलानुपातिक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपातिक सूत्र या मूलानुपातिक सूत्र का होल n, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। अगर यदि आपको बोलेगा कि n बराबर क्या होगा तो आप समझिएगा n बराबर होता है अनुद्रव्यमान। अनुद्रव्यमान बोला जाए या अनुभार बोला जाए, दोनों एक ही होता है। n बराबर क्या होगा, अनुद्रव्यमान या अनुभार बटा मूलानुपातिक सूत्र भार होगा। क्या होगा, मूलानुपातिक सूत्र नहीं, मूलानुपातिक सूत्र भार होगा। ठीक है। देख लीजिए, n बराबर अनुद्रव्यमान या अनुभार बटा मूलानुपातिक सूत्र भार हो जाएगा। मतलब मूलानुपातिक सूत्र का कितना भार होगा वो हमको निकालना पड़ेगा, मूलानुपातिक सूत्र भार निकालने के लिए। और अनुभार बराबर क्या होगा, अनुभार बराबर समझिए, अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। दोस्तों इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आपको वाष्प घनत्व दे दिया जाएगा तो बोलेगा कि अनुभार क्या होगा, अनुभार दे दिया जाएगा तो बोलेगा कि वाष्प घनत्व क्या होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो कुछ हम जो है फॉर्मूले को आपको बता दिए हैं और इस पर आधारित के कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है उसको आप बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है कि मूलानुपातिक सूत्र आपका दिया गया है कितना, CH2 आपको दिया हुआ है और n का मान आपका दिया है, n बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो अनुसूत्र का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों, अनुसूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपातिक सूत्र का होल n। तो आप बोल सकते हैं अनुसूत्र बराबर क्या होगा, मूलानुपातिक सूत्र आपको दिया गया है CH2 दिया गया है का होल n, मतलब n का मान दिया है 2। तो आप कह सकते हैं C कितना 2, C2 और H कितना, H 2 गुना 2 बराबर 4, C4। यही आपका कहलाएगा क्या, अनुसूत्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक यौगिक का एक कंपाउंड आपका है जिसका वाष्प घनत्व आपका दिया है, वाष्प घनत्व दिया है 16, तो इसका अनुभार क्या होगा। तो देखिए अनुभार बराबर क्या बोले, अनुभार बराबर आपको बताए अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व होता है। अब देखिए आपको दिया गया है वाष्प घनत्व का मान कितना दिया है 16। आप कह सकते हैं कि 2 गुना 16 बराबर कितना 32 हो गया। तो आपका क्या अनुभार कितना निकल गया, आपका 32 निकल गया। अगर इसी से आपका इसी फॉर्मूला से आपको बोलेगा कि बताइए कि वाष्प घनत्व क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, अनुभार बटे कितना 2 हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक यौगिक का अनुभार 108 है, अनुभार कितना है 108 है, 108 है बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 54 कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है। एक यौगिक का अनुभार 108 है तो इसका वाष्प घनत्व कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि वाष्प घनत्व आपका कहलाएगा कितना 54 कहलाएगा। ठीक है। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है
इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन कहता है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दिया है, मूलानुपाती सूत्र दिया है, कितना दिया है, C2 दिया है, H5 दिया है और O दिया है, और इसका अनुभार दिया है दोस्तों, समझिएगा, अनुभार दिया है, अनुभार आपका दिया है कितना, 90 दिया है। तो अनुसूत्र क्या होगा, क्या अनुसूत्र क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अनुसूत्र निकालने के लिए हमको n का मान मालूम होना चाहिए और मूलानुपाती सूत्र का मान मालूम होना चाहिए। n का मान आपको ज्ञात है क्या, नहीं ज्ञात है, सिर्फ मूलानुपाती सूत्र मालूम है और अनुभार मालूम है। अगर मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लिए तब n बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, जिससे हम n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र का हम क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अनुद्रव्यमान निकालने के लिए आता होगा। यदि आप लोगों को नहीं आता होगा तो हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर सर्च कीजिए कि अनुभार किस तरह से किसी भी कंपाउंड का निकालते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा। देखिए कि यहाँ पर C कितना है, 2 है, तो 2 अगुना C का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, 12। अब फिर प्लस H का परमाणु 5 अगुना H का द्रव्यमान होता है 1। अब फिर प्लस O का होता है, O एक परमाणु 1 अगुना O का कितना होता है, 16 होता है। कितना दोस्तों होता है, 16 होता है। अब देखिए इसको आप 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए, तो आपको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 45 आ जाएगा। किसका मान चलाएगा, मूलानुपाती सूत्र भार का मान चलाएगा। मूलानुपाती सूत्र का भार इतना है, अनुभार इतना है, तो आप क्या निकाल सकते हैं n का मान, जी हाँ निकाल सकते हैं। अनुभार n बराबर क्या होगा, अनुभार अर्थात n बटे मूलानुपाती सूत्र भार कितना है, 45 है। तो आप कह सकते हैं ये कट गया 2 बार में, तो n का मान तो आपका आ गया 2 आ गया, n का मान कितना आया, 2 चलाया, ठीक है, n का मान 2, मूलानुपाती सूत्र आपको दिया है C2H5O दिया है। तो आप आराम से आप निकाल सकते हो किसका मान, अनुसूत्र का मान निकाल सकते हो। आप दोस्तों जानते हो कि अनुसूत्र बराबर क्या होगा, n का मान कितना आया था, 2 आया था, तो 2 अगुने मूलानुपाती सूत्र कितना है, देख लीजिए, C2H5O है, C2H5 और O है, गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, C 2 गुना 2 4, तो C 4 हो जाएगा, ठीक है, और H कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 और O यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुना 2 बराबर O 2 चलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनुसूत्र कहलाएगा। आपको दिया गया था, क्या दिया गया था दोस्तों, आपको दिया गया था मूलानुपाती सूत्र दिया था और अनुभार दिया था। इससे हम मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लिए और अनुभार आपको दिया गया था, जिससे हम n का मान निकाल लिए, और n का मान निकल गया और आपका जो है मूलानुपाती सूत्र दिया गया था। तो हम जानते हैं कि अनुसूत्र बराबर होता है n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है। इस पर हम बैठा दिए तो आपका मान चलाया C4H10 और O2 चलाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र में क्या अंतर है ये आप समझ गए, और इस पर आधारित जो प्रश्न हम बताएं आपको को अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब हमारा अंतिम टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन पर। दोस्तों हम समझेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हम विभिन्न एलिमेंट लिख दिए हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं। अब देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं उसके वायतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका, वही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा आपका क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे देखिए दोस्तों विभिन्न एलिमेंट क्या है आपका, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सल्फर है, ठीक है। इन सभी के देखिए वायतम कक्षा में देखिए जो एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम के वायतम कक्षा में 1 है इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, सल्फर का 6 है। तो इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयोजी
इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यहां हम लिख देते हैं कैल्शियम, इसका 20 है परमाणु संख्या और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8 और 2 होता है, तो बताइए कि कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आप बोलिएगा कि वायतन कक्षा हमारा ये हुआ K, L, M और N हुआ। N हमारा वायतन कक्षा हुआ। N वायतन कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? कुल 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। किसका? कैल्शियम का। ठीक है, अब दोस्तों हम समझना चाहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये समझते हैं। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे इलेक्ट्रॉन के योगफल को या योग मतलब जोड़, योग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को आप समझिएगा, हम इसको हम क्या बोले थे? इस हमारा वायतन कक्षा हुआ। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, सभी को मिटा दीजिए, इस सबको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है उसके योगफल को हम क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे दोस्तों अब देखिए, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 6 था, तो 1 को आप छोड़ दीजिए, कितना बचेगा? 2 और 8, 2 प्लस 8 कितना हुआ? 10 हुआ। कहने का मतलब सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा। और मैग्नीशियम के वायतन कक्षा में 2 है, इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बचा है इलेक्ट्रॉन उसके योगफल कर दीजिए। 2 प्लस 8 कितना हुआ? 10 हुआ। इसको छोड़ दीजिए, 2 प्लस 8 कितना हुआ? 10 हुआ। इसको छोड़ दीजिए, 2 प्लस 8 कितना हुआ? 10 हुआ। एक और बताइए, जैसे कि पोटासियम बोलते हैं, 19 हो गया। 2, 8, 8, 8 और 1, इसका बताइए कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो कहिएगा कि वायतन कक्षा 1 है, इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी बचे इलेक्ट्रॉन के योगफल अर्थात 2 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16 दुनो 16 प्लस 2 कितना हो गया? आपका 18 कहलाएगा। ठीक है, 16 2 18 होगा। तो पोटासियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18 होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हम टॉपिक बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से समझे हैं। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो हम YouTube पर हमेशा लाते रहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझिए और दूसरे को शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।